तो सबका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक संशय सबको इस बात का बना हुआ है कि कौन वो नेता होंगे जो इस कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगे। ये जो तमाम सवाल हैं, और कितने राज्यों को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, ये तमाम चीजें हैं। हालांकि हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहले तो आज सबके मन में ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान है या मनोहर लाल खट्टर हैं या सर्बानंद सोनोवाल हैं, तो कितने ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो इन्हें इस बार मंत्री बनाया जा सकता है? धन्यवाद नरेश जी। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आप जैसा बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जिन तीनों लोगों का आपने नाम लिया, इन तीनों लोगों का नाम जो है आ रहा है कैबिनेट की लिस्ट में, जो है जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं। तीनों के तीनों को बनाया जाए? तीनों को, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उनकी भी नाम की चर्चा है, मनोहर लाल खट्टर की भी नाम की चर्चा है, और सर्बानंद सोनोवाल उनके नाम की भी चर्चा है कि वो भी उसमें कैबिनेट की लिस्ट में उनका नाम है। ऐसा नहीं, उन लोगों को भी स्थान दिया जा रहा है। जी। तो ऐसे कौन से नेता सर इस वक्त हैं जिनका पत्ता कट गया है, जो पिछली बार मंत्री रहे थे, और कौन से ऐसे नेता हैं जो इस बार नए होंगे और शामिल होंगे मोदी कैबिनेट? जी हाँ, मैं बताऊं कि तकरीबन 20 लोग जो कैबिनेट में हुआ करते थे वो लोग हारे हैं। जी। तो उसमें से कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया गया, कुछ लोग हार गए, तो ऐसे लोग तो नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कोएलिशन बना है, कोएलिशन में इस बार जो जेडीयू और टीडीपी दो बड़े दल आए हैं, और उनके ऊपर लोग अब इस बार कह रहे हैं कि उन्हीं के जो मंशा के ऊपर सरकार स्थिरता बनी रहेगी। बिल्कुल। तो इसलिए उन दो जो पार्टीज हैं उनके नेताओं को जो है जाहिर सी बात प्लम मिनिस्ट्री दी जाएगी, बेहतर मंत्रालय दिया जाएगा, और उनको खास तरजीह दी जाएगी। बिहार के नाम में आ रहा है 2 लोग, जो नीतीश कुमार की पार्टी के ललन सिंह है, उनका नाम बड़े मुखरता से लिया जा रहा है कि उनको कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया जाएगा। एक और नाम है कर्पूरी ठाकुर सिंह के बेटे जो हैं, कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे का नाम एक देखा जाए तो ये सरप्राइज नेम था, क्योंकि उनको भारत रत्न दिया गया। उनके साथ में जो ओबीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसको साधने की कोशिश है। कर्पूरी ठाकुर जो है नॉन यादव ओबीसी में एक बहुत बड़े नाम थे, और जो रिजर्वेशन की बात चुनावी चर्चा में चली थी, तो ओबीसी रिजर्वेशन में कर्पूरी ठाकुर ही थी जो कि ओबीसी रिजर्वेशन को यानी संख्या के आधार पर भागीदारी और उनके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात वो करते थे। बिल्कुल सर। इस सब के बीच ना सर एक चीज जो फंस रही है, वो फंस रही है कि मंत्रालय कैसे बांटे जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से टीडीपी और जेडीयू की डिमांड है लगातार बढ़ रही है, बहुत महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो ये लोग मांग रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको मैनेज कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं कि सरकार बन रही, अभी भी आप देखेंगे कि सरकार की स्थिरता उसी पे है, जो प्योट है आप कह सकते हैं, जो एंकरशिप है, वो एक ही आदमी के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास। उनके पास मैक्सिमम, अभी भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 240 एमपीज उनके पास में है। उसके बाद 272 जो हाफवे मार्क है, उसके लिए 32 और चाहिए, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। तो उसमें जो 12 और 16 जो इनके मिलके जो 28 बनते हैं, ये महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए जो पहली चार जो मिनिस्ट्रीज हैं, होम का हो, डिफेंस का हो, फाइनेंस हो, और उसके साथ में विदेश का हो, ये 4 तो जो की मिनिस्ट्रीज हैं, ये तो सरकार के ही पास रहेंगी। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री जिनको चाहेंगे उनको ही देंगे। उसके अलावा शुरू होती है बात, स्पीकर के पद की बात होती है, वो भी बीजेपी अपने पास। लेकिन इसमें क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो महत्वपूर्ण लीडर रहे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी का सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करें, और इस प्रकार की खबरें भी आ रही थी कि टीडीपी सड़क परिवहन मंत्रालय चाहती है। तो ऐसे में जो इतने बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कभी एक तरीके से पूरा शीर्ष नेतृत्व संभालते थे, तो उनको अगर साइड लाइन कर पाना या उनको छोटा मंत्रालय देना, वो तो फिर बीजेपी के लिए तो मुश्किल वाली बात होगी। ये सब अभी बहुत मुश्किल है मैनेज कर पाना। जब अलायंस सरकार बनती है, मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से थोड़ी कुछ लाइनें निकालना चाहूँगा। आपने देखा होगा उस दिन जब शुक्रवार को उनकी स्पीच हुई, एनडीए दल के नेता चुने गए, और 72 मिनट का उनका हिस्टोरिक स्पीच हुआ। एक तरह से हिस्टोरिक ही कहेंगे, क्योंकि इस बार के कार्यकाल की पहली उनकी बड़ी स्पीच थी। तो उन्होंने उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से नहीं नाम लिया कि बीजेपी लेड एनडीए बनेगी। उन्होंने एनडीए को मुखरता दी। उसी समय से उन्होंने अपने स्टैंड को चेंज कर लिया। एनडीए को तरजीह देते हुए उन्होंने ये
जो सर्वमत की बात कही उन्होंने, सर्वमत के कहने का मतलब क्या है कि जो यूनानिमिटी के आधार पर सरकार चलेगी और उसमें जो है जो चाहे जो भी अलायंस पार्टनर है सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा उसी दिन उन्होंने इंगित कर दिया था। और रही बात, मैं टीडीपी के लीडर की बात कहूंगा, जो चंद्रबाबू नायडू ने भी उस दिन बहुत क्लियर किया था कि सही समय पर सही नेता का होना, यानी प्राइम मिनिस्टर इज ए ग्रेट लीडर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, उन्होंने बात कही। तो और उसके साथ में दूसरे दिन जो कल चल रहा था, आप देखेंगे कि टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नरहरी जी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, उन्हें भी मंत्रालय में इस बार मौका मिल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि दे आर एक्सटेंडिंग अनकंडीशनल सपोर्ट। आप समझ रहे हैं ना, अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बिल्कुल जो है अपने नेगोशिएशन से सरकार को घुटने पर लाएंगे, ऐसी मंशा दिखी नहीं। अंदर क्या बात होती है, जाहिर सी बात है उनके कई प्रोजेक्ट है, अमरावती का बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ममता बनर्जी का कल का जो बयान था सर, ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया कि अभी जो सरकार है वो स्थिर नहीं है, अस्थिरता आ सकती है। तो देखिए, ममता बनर्जी तो जाहिर सी बात है नैरेटिव सेट करेंगी, वो अपोजिशन का काम ही है। लेकिन वहाँ आप यानी इनके पास 2 मेजर अलायंस पार्टनर हैं जिनके सहारे सरकार चलेगी, और वो जिस तरह का वो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया ब्लॉक में उसके पास 100 MP है, ये लॉजिकल नहीं दिखता है। भले ही इनके सीट कम हो गई, लेकिन लॉजिकली देखें तो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट 2240 MPs के साथ बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है। ये कहना कि इन लोगों ने मोरालिटी खो दी, ऐसा भी आप नहीं कह सकते राजनीति में। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले उनको पूर्ण बहुमत मिलता था, बढ़िया एक दमखम के साथ सरकार चलती थी, लेकिन इस बार ये चीज तो नहीं हो पाएगी, ये तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा सबको। इसके बारे में सिर्फ मैं वही कहूंगा कि उन्होंने जिस स्पीच में क्या कहा, सर्वमत की बात की, और आप देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री डेजिग्नेट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई इस तरह की बात नहीं आई कि बहुत परेशान दिख रहे होंगे। आपने उस दिन भी ध्यान दिया होगा, उन्होंने सबको साथ ले चलने की बात कही, एनडीए पे एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि 3 दशक से जो हमारा इस बार मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार जिस तरह से चल रही है, उन्होंने 3 दशक का नाम लिया, अपनी वाजपेयी जी की सरकार में जो प्रमुख चेहरे थे उनका नाम लिया। उसके बाद में उन्होंने एनडीए को नया नारा दिया कि एक तरह से उन्होंने, मैं आपको बताऊं, जो 3 बातें उन्होंने कही थी बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए को उन्होंने नए तरीके से डिफाइन किया, न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, और तीसरी बात थी एस्पिरेशनल इंडिया, जो एनडीए की उन्होंने नई डेफिनेशन दी। उसके तहत न्यू इंडिया में सभी लोग चाहते हैं, सभी राज्य चाहते हैं आगे बढ़ना। जैसा कि आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें और बिहार का तो काम हो ही जाएगा। मतलब क्या है, उन्होंने विल्ड वे में ये भी कहा कि हम इस बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की उन्होंने बात इंगित कर दी एक तरह से, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा, उसमें कटुता थी। उन्होंने बहुत लॉजिकल तरीके से लाइटर वेन में कहा, और जाहिर सी बात, बिहार अगर विकसित नहीं होगा उत्तर प्रदेश के साथ में, अगर नहीं होगा तो आपको याद होगा कि जो बीमारू स्टेट हुआ करते थे, यानी बीमारू स्टेट में पहला बिहार आता था और मध्य प्रदेश आता था, उसके बाद यूपी आता था। यूपी में डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, बिहार में फाउंडेशन डाली गई है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए स्पेशल अगर उस स्टेटस मिलता है तो जाहिर सी बात है उनकी गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। मध्य प्रदेश अपने तरीके से अपने दमखम पे वो भी शुरू हो गया है। तो जो लार्जेस्ट जो स्टेट हैं, 3 बड़े जो राज्य हैं, अगर ये डेवलप नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमने अपना 10 साल का डेवलपमेंट का जो अपना खाका खींच रखा है, वो कैसे पूरा होगा। बिल्कुल सर, ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त अभी फिलहाल तो जिस प्रकार से सिनेरियो बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए सरकार ठीक ठाक से चल पाएगी। लेकिन इसमें एक बात और मैं जो आप अभी कह रहे थे कि जो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे थे लोगों के साथ, अलायंस पार्टनर के साथ में, तो कुछ लोग हटाए गए हैं, तो मैं कहूँगा कुछ नए चेहरे भी हैं। तेलंगाना को तरजीह दी गई है। तेलंगाना से आप देखेंगे कि वहाँ के जो जी किशन रेड्डी हैं, उनको मिला है, और एक बांदी संजीव जो है वहाँ के, अन्नामलाई को भी, और अन्नामलाई को देने का मतलब क्या है, सदर्न स्टेट पे उन्होंने एम्फेसाइज किया था। केरला से एक आदमी जीता है, सुरेश गोपी, अगर मैं सही हूँ तो। सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट जीती है, और त्रिशूर सीट में 10-12 हज़ार से नहीं जीता है, उन्होंने 74,000 के मतांतर से जीता हुआ। तो ये बड़ी जीत है। मतलब ये जो कैबिनेट बनेगी, इसमें नरेंद्र मोदी का सीधे संकेत होगा कि हम दक्षिण भारत के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। जाहिर सी बात, दक्षिण भारत में नई चीजें तलाशनी है उनको। बिल्कुल सर, लेकिन अभी सबसे अहम मुद्दे जो हैं वो एक ही सबके मन में सवाल है कि जो एनडीए की सरकार है, क्या ये जिस तरीके से 10 साल की सरकार चली उसी स्मूथ चलेगी, या फिर बीच बीच में इनका जो ब्रेक है वो लगते रहेगा, या
कभी कभी बीच में टायर पंक्चर भी होते रहेगा, ये लोगों के मन में काफी संशय है और इसके लिए हमें भी फिलहाल भविष्य का इंतजार करना चाहिए। हाँ, पहले हम ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए सरकार जो है कोएलिशन का एक कंपल्सन होता है। कोएलिशन का कंपल्सन ये होता है कि आपके साथी जल्द हैं, उनकी भी भावनाओं का आदर करते हुए आपको एक साथ अपनी जो गोल रखा है उस तक पहुंचना है। तो इसके कंपल्सन होंगे, हिकअप्स भी होंगे, आपस में थोड़े बहुत जो मतांतर भी, मत का अंतर भी होगा। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लोग सर्वमत के साथ आगे चलेंगे और 10 साल का जो एजेंडा है हमारा डेवलप्ड नेशन बनने का, उसमें कोई खामी नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात, और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री बनने के पहले जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उसके पहले वो ऑर्गेनाइजेशन देखते थे नरेंद्र मोदी। वो ऑर्गेनाइजेशन देखते तो ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कैसे लोगों को जो है एक साथ समेट के रखा जाए अपने साथ में। तो ऐसा कहना, उनको तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी लोगों ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन उन्होंने 12 साल मैनेज किया। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बनने को हुए तो लोगों ने कहा कि दिल्ली में वो नए होंगे, कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति ने चीफ मिनिस्टर के रूप में सफल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में संभाला, मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में सफल, और राजतंत्र भी उनके साथ है। और वो कहते हैं कि इनका राजयोग आया है, जिस तरीके से कहा जाता है, अगर मैं कहूँ कि कहते हैं ना कि राजयोग आया है, तो नहीं, तो राजयोग अभी खत्म नहीं हुआ है। आप यूँ कहें कि तीसरे टर्म में भी। लेकिन देखिए सर, राजयोग अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो ये वाला जो राजयोग है उनका, ये थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है, क्योंकि इसमें अन्य पार्टियां जो हैं उन पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। हाँ, मतलब खासकर दो दल जो मैंने कहा कि जेडीयू और टीडीपी, तो टीडीपी को भी मैं बताऊं कि जो टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, वो डेवलपमेंट की तरफ देखने वाले व्यक्ति हैं। उनका एक अपना डेवलपमेंट का होता है। आपको याद होगा कि साइबराबाद यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित और जो इंटरनेट और डिजिटाइजेशन ऑफ बहुत सारी चीज़ों का, उन्होंने जब एक बार 10 साल रहे थे और जो पूर्व में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, 2 टेन्योर में रहे, तभी उन्होंने गांव को जोड़ने का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनका प्लान हुआ करता था। बिल गेट्स के साथ वो मिले थे। तो ऐसा नहीं है, उनका भी एक विजन है और उस विजन पे जैसा कि उन्होंने अपने स्पीच में कहा उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का वेलकम करते हुए कि मोदी इज ए ग्रेट पर्सन और राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो उनके होने से विश्व में कैसे साख बढ़ी है। तो जब ये गोला, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं जो सबसे बड़ी, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें शामिल हैं। उनका अमरावती का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है टीडीपी का। अगर ये सब चीजें डेवलपमेंट के उसमें चलनी है तो आपको एक स्टेबल सरकार चाहिए। स्टेबल सरकार चाहिए तो आपको साथ में होना बिल्कुल सर। ये तमाम बातें और तमाम वादों के बीच फिलहाल हम इंतजार इस बात का करेंगे कि जिस प्रकार से समर्थन की बात कही है सभी सहयोगी दलों के, एनडीए के सहयोगी दलों ने, वो अपने वादों पर कितना बिल्कुल बने रहते हैं, ये हमें इंतज़ार करना होगा। और सबसे पहले इंतज़ार ये करना होगा कि जब सरकार बनने, शपथ ग्रहण के बाद जब पहली बार संसद में बहुमत जुटाया जाएगा, वहाँ पर चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर क्या विपक्ष कुछ गड़बड़ करता है या ये जो लोग हैं इनके बने रहते हैं, ये इसके लिए हमें इंतजार नहीं, अभी तो कॉन्फिडेंस दिख रहा है अभी, तो इसके लिए इंतजार करना होगा, फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज ही जो चाय पे चर्चा हुई जिसकी अंदर की खबरें आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो रेस्पेक्टिव मिनिस्टर्स होने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनसे क्लियरली कह दिया है कि आप लोग 100 डेज का एजेंडा तैयार रखिए, हम लोग को एक भी दिन रेस्ट नहीं करना है। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है। अगर और सच्चाई कितनी होगी ये तो जो कोएलिशन ये तो बताएगा। बिल्कुल, चलिए, तो अभी हमारी जो चर्चा थी हमने आपको तमाम महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं। इसके अलावा जो भी इस तमाम शपथ ग्रहण के आसपास जो भी खबरें आती हैं और विपक्ष क्या कर रहा है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लगातार देखते रहिए India.com।